नमस्ते बंधुओं। वैसे तो हम सभी अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से बहुत प्रभावित भी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो सर्वाधिक प्रभावित रहता है, सबसे ज़्यादा जिससे सीखता है, प्रभावित होता है, उसको अपना आइडियल मानता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में ही बात करने वाले हैं जो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा आइडियल है। यह भी बताना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान, आज जो हिंदुस्तान बचा हुआ है, वो सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से आज हम भारतवर्ष का ये स्वरूप देख पा रहे हैं, और उस व्यक्ति का नाम है छत्रपति महाराज शिवाजी। छत्रपति महाराज शिवाजी के विषय में तो हर व्यक्ति जानता है, थोड़ा बहुत तो सब व्यक्तियों ने, हम सब लोगों ने सुन रखा होगा। लेकिन उस व्यक्ति के साथ हमारे पंचमक्कारों ने, हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत ही भेदभाव तरीके से उनके इतिहास को प्रदर्शित किया गया, बताया गया। लेकिन मैं कोई नया चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, उन्हीं इतिहासकारों के हिसाब से ही बताऊँगा। वस्तुतः इतिहास देखने का नज़रिया हर व्यक्ति का अलग होता है। मैं कोई नई कहानी लेके या नया तथ्य लेके नहीं आ रहा हूँ, उन्हीं तथ्यों को सही ढंग से सही मूल्यांकन की ज़रूरत है जिसको हम जानते हैं। वस्तुतः शिवाजी विश्व के महान योद्धाओं में सर्वप्रमुख रहे हैं। विश्व के अगर प्रमुख महान योद्धाओं के विषय में हम बात करें तो उसमें 3 नाम आते हैं प्रमुखता से। पहला नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहते हैं। दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट, और तीसरा जूलियस सीजर। ये 3 महान योद्धाओं, इन 3 महान योद्धाओं के विषय में ही शायद भारतवर्ष में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम शिवाजी की तुलना इन महान योद्धाओं से अगर करें कभी, तो आप देखेंगे कि इनसे भी बहुत बड़े महान योद्धा थे, बहुत बड़े पथ प्रदर्शक और समाज सुधारक, महान राजनीतिज्ञ, जिन्होंने एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी वजह से मुग़ल सत्ता छत बिच्छित हो गई। भारतवर्ष की जो भगवा पताका थी, जो भगवा ध्वज था, वो अटक से कटक तक लहराने लगा। ये सिद्धांत, इसका बेस, इसका सिस्टम देने वाले हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी थे। इनके विषय में एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मिश्रण थे। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, या जो भगवान राम के सिद्धांत थे दुश्मनों के प्रति, या भगवान कृष्ण ने जो गीता में हमें उपदेश दिया है कि किस तरह से शत्रुओं के साथ बर्ताव करना चाहिए, वो सब इनके अंदर गुण विद्यमान थे। इसी तरह से इनको बोला जाता है कि ये चाणक्य नीति और गीता की मिश्रण हैं शिवाजी। इनके विषय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है। इनके जो लीडरशिप क्वालिटी है शिवाजी की, इस पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है। हिंदुस्तान में इनको कम करके दिखाया जाता है सिर्फ वामपंथी इतिहासकारों की वजह से। विश्व के यूरोप में, अमेरिका में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इनके अलग से इन पर रिसर्च होता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी शिवाजी की किस तरह की थी, कैसे उन्होंने इतने बड़े आक्रांता से भारतवर्ष को बचाया। लेकिन इनको समझने के लिए ये शिवाजी कोई एकाएक पैदा नहीं हुए थे, ये हमारी भारतवर्ष की जो परंपरा थी उसी की उत्पत्ति थे शिवाजी। आप इसको ऐसे समझें कि भारतवर्ष में जब से यवन आए, जब से मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जब से तुर्क या अरब आना शुरू हुए, तभी से भारतवर्ष की भूमि में रहने वाले हमारे सूरवीरों ने इनका प्रतिकार किया। बप्पा रावल से लेकर चाहे अफगानिस्तान के राजा जयपाल, अनंतपाल, या मिहिर भोज, या पृथ्वीराज चौहान, या राणा कुंभा, राणा सांगा, उसके बाद महाराणा प्रताप, उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, हिंदुओं का साम्राज्य स्थापित हुआ जो इन तुर्कों से लगातार टक्कर लेता रहा। उसी समय वहाँ बहमनी साम्राज्य स्थापित हो गया था जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया विजयनगर साम्राज्य ने। विजयनगर साम्राज्य के बाद
शिवाजी ने दी प्रज्वलित किया। और ये अखंड स्वतंत्रता संघर्ष मुगलों के समय, जब से इस्लामिक इन्वेडर्स आए हैं तब, और जब तक इनको उखाड़ कर फेंक नहीं दिया गया तब तक अनंत रूप से चलता रहा। और ये भी बता दो आपको अगर आपको शायद इस तरह से भ्रमित किया गया है कि मुगलों को अंग्रेज़ों ने भगाया। मुगलों को अंग्रेज़ों ने नहीं भगाया, बल्कि मुगलों को भगाने वाले ये हमारे शूरवीर महाराणा शिवाजी के जो बाद के वंशज हैं, जो बाद के जो पेशवाए आए, इन्होंने मुगल सत्ता को तहस नहस कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुगल सुल्तान नाम मात्र का सुल्तान था, उसको औरतों की साड़ी पहनाकर नचवाने वाले ये बाजी राठे सरदार थे, जिन्होंने इसी लाल किले में उनको औरतों के कपड़े में बेस में उनसे डांस करवाया, नचवाया। तो ये अद्भुत इतिहास हमसे इस तरह से तोड़ मरोड़ कर छिपाया जाता है, लीपापोती करके बताया जाता है, जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है हमारे इतिहास को। इसलिए हमें शिवाजी जैसे, जिन्होंने इसका सारा बेस रखा, शिवाजी महाराज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इनके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे और भी लोगों को हमारी बातें पहुंच सकें और भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को, हिंदुओं की भूमि को किस तरह से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है इतने बड़े संकटों के बीच भी। तो अगर हीरो को जानना है तो विलेन को भी जानना होगा। तो विलेन है उस समय का मुग़ल बादशाह, मुगलिया बादशाह औरंगजेब गाजी, जिसने कसम खा रखी है कि पूरे भारतवर्ष को वो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाएगा। आपको पता है कि मुग़ल साम्राज्य कश्मीर से लेकर और औरंगाबाद तक, ये दक्षिण का औरंगाबाद एरिया, इधर बंगाल, तो इस पूरे भूभाग पर काफ़ी हद तक मुग़लों का कब्जा हो चुका था। पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तर भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे भयानक तौर से। उसमें आपको पता है कि काशी का विश्वनाथ मंदिर भी तोड़ दिया गया था। आज भी आप काशी जाएं तो वहाँ देखेंगे नंदी। ये तो बहुत दुख होता है कि जहाँ नंदी की प्रतिमा विराजमान है, उसके सामने ही काशी विश्वनाथ जी का गर्भगृह रहा होगा, लेकिन उसको आज के दिन में कूड़ा सा लगता है कि तोड़ के किसी तरह से वो ढांचा सा खड़ा कर दिया गया है। ये काम किसने किया? औरंगजेब ने। इसी तरह से मथुरा में कितने मंदिर उसने तोड़े, आपको पिछली वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। इसने जजिया लगाया, इसने भारतवर्ष में सबको कन्वर्ट करने के लिए फरमान जारी किए। इसने मंदिरों में घंटे बजाने प्रतिबंधित कर दिए, शंख बजाने प्रतिबंधित कर दिए। इसने हिंदू व्यापारियों पर 10% शुल्क कर दिया था और मुस्लिम व्यापारियों को जो कस्टम ड्यूटी थी उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया। इस तरह से बिल्कुल भारतवर्ष को इस्लामिकरण करने का प्रयास औरंगजेब भयानक रूप से कर रहा था। और ऐसे समय में एक अद्भुत व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसका नाम है शिवाजी। कहते हैं कि शिवाजी बाल्यकाल में ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के मर्मज्ञ हो गए थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले साहब बीजापुर के आदिल शाही डायनेस्टी थी, आदिल शाही शासकों के यहाँ वो सेनापति थे, और उनकी माँ जीजाबाई एक गृहस्थ धार्मिक महिला थी। शाहजी भोसले ज़्यादा समय दरबार में ही रहा करते थे बीजापुर के आदिल शाहियों के यहाँ, और जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी के साथ पुणे में जो उनकी जागीर मिली हुई थी, बीजापुरी आदिल शाहियों से मिली हुई थी शाहजी भोसले जी को, वहाँ पे रहा करती थी। और बताते हैं कि बचपन में ही शिवाजी को रामायण महाभारत पुराणों के हमारे जो योद्धा उनके कैरेक्टर्स हैं उनके विषय में बताना, हमारे महान पुरुषों के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनके संघर्षों के विषय में बताना, ये जीजाबाई ने बाल्यकाल में ही शिवाजी को सारी शिक्षाएं दे दी थीं। दादाजी कोंडदेव बाल्यकाल में शिवाजी के साथ ही रहे। दादाजी कोंडदेव प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। वैसे शिवाजी के गुरु थे सामर्थ रामदास। सामर्थ रामदास
को अपना गुरु मानते थे शिवाजी। लेकिन प्रारंभिक वर्षों में, बाल्यकाल में, दादा कोंडदेव उनके गुरु के रूप में, संरक्षक के रूप में उनके साथ थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी शिवाजी को। और शिवाजी एक अद्भुत व्यक्तित्व, एक ऐसे परिवेश में जहाँ पे तुर्कों द्वारा भयानक प्रताड़ना दिए जाने वाला एक दौर था, उस दौर में शिवाजी एक अवतारी पुरुष के रूप में पैदा हुए। दादा कोंडदेव जी कहा करते थे कि हमारा शिब्बा शिव का साक्षात अवतार है, माँ भवानी का वरद पुत्र है। एक अद्भुत चमत्कारिक व्यक्तित्व था उनका। बाल्यकाल से ही उनकी प्रतिभाएं दिखने लगी थीं। अब शुरुआती दौर में आपको पुणे की सूबेदारी में वहाँ उनका पालन पोषण चल रहा था, लेकिन बाल्यकाल में ही शिवाजी के अंदर की जो अद्भुत प्रतिभाएं थीं वो निकलने लगीं। उसको समझने के लिए एक घटनाक्रम के बारे में बताना ज़रूरी है। जब शिवाजी 14-15 साल के थे तो एक बार वो बाज़ार से जा रहे थे तो एक कसाई गाय को खींचता हुआ गाय की हत्या करने के लिए ले जा रहा था। तो शिवाजी ने उसको रोका कि नहीं, गाय को आप ऐसे नहीं ले जा सकते हो, गाय को छोड़ दो, गाय हमारी माँ है, गाय को हम पूछते हैं, इसकी हत्या नहीं करो। कसाई को बहुत गुस्सा है, उसने डांटा, बोला है बालक भाग, यहाँ से भाग जा। उसने भगाने की कोशिश की, शिवाजी को गुस्सा आ गया। शिवाजी गुस्से में अपनी तलवार निकाले और सीधा उस जिस हाथ से उसने गाय पकड़ रखी थी उस हाथ को काट दिया। एक 14-15 साल का बालक, उसकी सोच, उसकी प्रतिभा आप देखिए कि उस दौर में जहाँ पे मुग़लों का, तुर्कों का इतना भयानक अत्याचार है कि कोई मंदिर नहीं बच पा रहा है, कोई शंख नहीं बजाता तेज़ी से कि कोई मुग़ल सैनिक सुन लेगा तो आके हत्या कर देगा, या कोई घंटी नहीं बजाता है, कोई आप पूजा पाठ ठीक से नहीं कर सकते हो, आप अपने मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हो बिना टैक्स दिए। इस तरह की प्रताड़ना, इतना भयानक अत्याचार। उस समय में एक ऐसा प्रतिभावान बालक निर्भीक, निडर, खुले बाजार में एक तुर्क की जो गोवध करने जा रहा है उसका हाथ काट देते हैं। खैर, ये एक घटना है कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो दिखती हैं, वो बचपन से ही दिखने लगती हैं। इस टाइप के प्रतिभावान थे शिवाजी। इन्होंने फिर देखा कि अब तुर्कों से मुकाबला करने का और कोई तरीका नहीं है, अब एक ही मार्ग है, सैन्य रूप से अपने को संगठित करना, मजबूत करना। और इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि किसी तरह से हमें इन तुर्कों को इस देश से बाहर खदेड़ना है। इसके लिए उन्होंने सैनिक संगठन पर जोर दिया, लेकिन सैनिक संगठन के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो थे नहीं उनके पास। उन्होंने इस सैन्य संगठन के लिए फिर शुरुआती दौर में उन्होंने मावल का क्षेत्र चुना। मावल क्षेत्र पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी तट का एक प्रदेश है, करीब 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ाई का एक पट्टी सी है। वहाँ पे सभी जाति के हिंदू रहते थे और कुशल योद्धा थे, और गरीबी भी थी वहाँ पे, लेकिन पैसा तो इनके पास भी नहीं था। तो इन्होंने अपना सैन्य संगठन शुरुआती दौर में किस तरह से किया, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल से ही आप समझिए। एक बार रात में वो जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 5-6 सैनिक आदिल शाही के, जो तुर्क सैनिक हैं, उनको मरे पड़े हैं। वहाँ पे 4-5 सामान्य लोग भी मरे पड़े हैं। एक व्यक्ति जीवित है, वो कराह रहा है। उसको शिवाजी ने उठाया, उसको ले आए अपने घर, उसकी जो भी दवा दारू करनी थी वो किया, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपनी बहन को लेने गया था, अपने गांव के कुछ अपने नात रिश्तेदारों के साथ बहन को लेके आ रहा था। बहन की डोली आदिल शाही सैनिकों ने लूट ली और मेरी बहन को भगा ले गए। मेरे जो नात रिश्तेदार साथ में थे उनकी हत्या कर दी। मेरे को भी इतना मारा है कि मेरे को मरा समझकर छोड़ के चले गए थे।
उस घायल व्यक्ति का नाम बालाजी मानुसरे था, जो आपने एक अभी जल्दी में पिक्चर देखी होगी अजय देवगन की, अनसॉन्ग वॉरियर्स, जो कोंडला दुर्ग जो जीता गया और जिसका नाम बाद में सिंगलगढ़ रखा गया। तो बालाजी मानुसरे वही व्यक्ति था, वही बालक था जो करा रहा था, जिसकी बहन को आदिल शाही सैनिक उठा ले गए थे। तो इस तरह से इतने प्रतिभावान सेनापतियों को अपने साथ संगठित किया इन्होंने, पैसे के दम पर नहीं। जनता प्रताड़ित थी, जनता कृषि कार्य छोड़कर सेना में भर्ती होने के लिए तैयार थी। जो उत्तर भारत की स्थिति थी वही दक्षिण भारत की थी। यहाँ पे तुर्क सत्ता में थे, वहाँ भी तुर्क ही सत्ता में थे। वहाँ आदिल शाही डायनेस्टी थी, यहाँ पे मुग़लों का अत्याचार था, वहाँ आदिल शाही थे, वो भी बहन बेटियों को उठाते थे इसी तरह से। तो इतना बर्बर आतंकी माहौल था उस समय। शिवाजी ने सैनिक संगठित करने शुरू किए। शिवाजी ये समझ गए थे कि बिना हिंदवी स्वराज की स्थापना किए इन मुग़लों को बाहर खदेड़े हमारे आम जनता, हमारी सामान्य जनता, हमारा सामान्य जनमानस कभी भी सुखी, समृद्ध, संपन्न नहीं रह सकता। इसके लिए उन्होंने सेना को संगठित करना शुरू किया और एक एक किले करके जीतना शुरू किया। और मात्र 15-16 साल की आयु में उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको आप देखिए, कितना अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी है शिवाजी के अंदर। उन्होंने सबसे पहला तोरण का दुर्ग अपने अधीन किया, बिना युद्ध किए। वहाँ का किलेदार को घूस देकर पैसा दे दिया, जो पैसा बचा रखा था, जो इनकी माँ के पास था, इनके पिताजी भेजते थे, या जो सूबेदारी से मिलता था, वो सारा पैसा है उन्होंने किलेदार को दे दिया और अपना एक किला स्थापित कर लिया, तोरण का दुर्ग। कई इतिहासकार रोहितेश्वर के दुर्ग को पहला किला बताते हैं, लेकिन रोहितेश्वर का दुर्ग पहला हो या चाहे तोरण का, लेकिन तोरण किले को जीतने के बाद वहाँ पे बताते हैं कि खजाना मिला था शिवाजी को, जिससे उन्होंने उस सारे पैसे को सैनिकों को संगठित करने के लिए शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बुद्धिमत्ता थी उनके अंदर, उस आयु के बालक में इतना दिमाग, इतना बुद्धि, बिना चाणक्य और बिना गीता को पढ़े नहीं पा सकता कोई भी व्यक्ति। उस बालक ने एक दूत भेजा आदिल शाहियों के यहाँ और ये लिख के भेजा कि जो किलेदार से आपको अभी तक जो पुराने किलेदार से आपको जितना पैसा मिलता था उससे ज़्यादा रकम हम देंगे आपको। आदिल शाही को क्या फ़र्क पड़ता था, उसको तो पैसे से मतलब है, कोई किलेदार हो। तो उसने उस समय तो कुछ नहीं किया। लेकिन शिवाजी यहाँ रुकने वाले कहाँ थे? तोरण के बाद उन्होंने तोरण से 10 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ का दुर्ग जीत लिया। अब आदिल शाहियों को खलबली मची। आदिल शाहियों ने शाहजी भोसले को बुलाकर समझाया कि अपने पुत्र को रोक लो, ठीक नहीं होगा। शाहजी को कुछ पता ही नहीं था, कि शाहजी को यही नहीं पता था कि शिवाजी कर क्या रहे हैं, उनको कोई सूचना नहीं थी इस चीज़ की। वस्तुतः देखा जाए तो शाहजी भी ये चाहते थे कि हमारा पुत्र शिवाजी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करे। उन्होंने भी जो मदद हो सकती थी उसके लिए उन्होंने किया भी होगा, क्योंकि वो भी हिंदवी स्वराज की स्थापना चाहते थे और इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पूना और सूपा की जागीर शाहजी को सूबेदारी में मिली हुई थी। शिवाजी ने पूना और सूपा की जागीर को भी अपने अधीन कर लिया। शिवाजी को पूना जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सूपा में जो किलेदार था बालाजी मोहिते, इनका अपना रिश्तेदार ही था, वो इनके अधीन आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन शिवाजी ने रात्रि में आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया और उसको उसके पुत्रों के साथ कर्नाटका भेज दिया, जहाँ शाहजी उस समय एक युद्ध लड़ रहे थे, वहाँ भेज दिया। इस अद्भुत तरीके से शिवाजी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिए थे। इसी तरह से उसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई। तो पुरंदर के किलेदार के 3 बच्चे थे, 3 उत्तराधिकारी आपस में ही लड़ने लगे किलेदार बनने के लिए। शिवाजी को 2 उनके उत्तराधिकारी बच्चों ने पत्र लिखा कि आप आइए और मध्यस्थता कीजिए।
शिवाजी वहाँ गए और बड़े कूटनीतिक तरीके से तीनों को संतुष्ट करके पुरंदर का किला अपने अधीन कर लिया उन्होंने। वो जाके समझाते थे कि हमें तुर्कों से लड़ना है, हमें इन मिलेच्छों से लड़ना है, हमें अलग अलग किलेदार बन के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके अधीन ही तो रहेंगे, हमें स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापित करना है। उसके लिए कन्विंस करते थे और लोग धीरे धीरे समझने लगे थे। नेतृत्व एक व्यक्ति करता है, हर आदमी नेता नहीं होता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के तहत ही संगठित होता है समाज। तो शिवाजी उसी फार्मूले पर पहले अपने पूरे मराठा क्षेत्र को संगठित करने में लगे हुए थे। पुरंदर का किला अधीन करने के बाद वहीं से शिवाजी ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में एक बड़ी सी अश्वारोही सेना कोंकण पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। कोंकण उस समय भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। वो समुद्र के किनारे का क्षेत्र था और वहाँ पे बहुत सारे उस समय यूरोपीय आना शुरू कर दिए थे। तो वो शिवाजी एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनकी दूरदृष्टि आप देखेंगे, वो भारत में नौसैनिक प्रारंभ करने के संस्थापक हैं। भारत की नौसेना, वो उनको पता था कि आने वाले समय में नए नौसैनिक ही भारतवर्ष को बचा सकते हैं। नौसेना को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने जो समुद्री क्षेत्र थे, किनारे के क्षेत्र थे, उसको मिलाना शुरू कर दिया था। इसी दूरदर्शिता का परिणाम था कि आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में जो सैनिक अश्वारोही सेना शिवाजी ने भेजी, उन्होंने 9 दुर्ग पर कब्जा कर लिया अपना। अब ये इस तरह से जब शक्ति विस्तार हो रही है शिवाजी की, तो आदिल शाहियों में खलबली मच गई। आदिल शाह, जो उस समय से मोहम्मद आदिल शाह वहाँ का शासक था, उसने शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले जी को गिरफ्तार करने का एक आदेश जारी कर दिया। और बाजी घोरपड़े, एक उनके साथ का ही व्यक्ति था। हिंदुओं का ही दुश्मन होता है। बाजी घोरपड़े, जो उनके साथ का अपना आदिल शाही का ही सेनापति था दूसरा, उसने धोखे से सोते समय शाहजी भोसले को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कर्नाटका से बीजापुर भेज दिया। और शाहजी की गिरफ्तारी की वजह से शिवाजी ने 4 साल तक अपने अभियान को स्थगित कर दिया। पिता को कैद हो गई थी, शिवाजी बहुत कष्ट में थे। उन्होंने उस दौर में अपना जो स्वराज्य स्थापना का अभियान था, उसको स्थगित कर दिया। अपने पिता को छुड़ाने के लिए उन्होंने उस समय के मुग़ल शासक शाहजहाँ को भी पत्र लिखा था। ये कूटनीतिक स्तर पर देखिए कितना अद्भुत दूरदर्शिता का परिणाम दे रहे थे शिवाजी। उन्होंने शाहजहाँ को पत्र लिखा कि गोलकुंडा के आदिल शाहियों ने हमारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है, आप गोलकुंडा को अधीन कर लें, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये उनकी कूटनीति सफल नहीं हुई। प्रयास करते रहे शिवाजी, और आदिल शाही उसी दबाव में शाहजी भोसले को फाइनली छोड़ दिया। और पिता के कैद से मुक्त होने के बाद शिवाजी ने अपना अभियान फिर शुरू किया। और सबसे पहले स्ट्रेटजिकली सबसे इम्पॉर्टेंट किला जावली का किला, मतलब ये जो जावली था शाहजी का ही जागीरदारी में आता था, इन्हीं के अधीन था। लेकिन वो अपने को शाहजी के थ्रू न करके डायरेक्ट जाके आदिल शाहियों से मिल गया और अपने को इनसे बिल्कुल अलग कर लिया। जिस चीज़ को शिवाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने जावली पर आक्रमण कर दिया और जावली को अपने अधीन कर लिया। इसी बीच एक घटनाक्रम और घटित हुआ। 1 नवंबर 1656 को मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर का शासक, इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु का फ़ायदा उठाने के लिए आप उस समय का परिवेश समझें कि उस समय औरंगजेब शासक नहीं बना है वो, लेकिन है दक्षिण भारत में ही। वो उस समय दक्षिण भारत का सूबेदार था, वहाँ का मुग़लों का गवर्नर था दक्षिण भारत का। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मोहम्मद आदिल शाह का कोई पुत्र नहीं था, उसने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए शिवाजी ने मुग़लों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने
जुन्नार के क्षेत्र पर आक्रमण किया, जुन्नार नगर पर आक्रमण किया और बहुत सारी संपत्ति वहाँ से ले ली और वहाँ पे 200 घोड़े भी अपने अधीन कर लिए। जुन्नार नगर को जीतने के बाद उन्होंने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। अहमदनगर पर आक्रमण में भी उनको अकूत संपत्ति प्राप्त हुई और 700 घोड़े प्राप्त हुए, 4 हाथी प्राप्त हुई। उन्होंने गुंडा और रोसीन 2 क्षेत्रों को, 2 दुर्गों को अपने अधीन कर लिया। शिवाजी ये कर ही रहे थे। उसी समय औरंगजेब को ये पता चला कि शाहजहाँ की तबीयत बहुत ख़राब है और औरंगजेब दक्षिण छोड़कर चला गया आगरा। दक्षिण में इसने बीजापुर से अपनी एक संधि कर ली। युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, वो संधि करके सीधा आगरा भागा और आगरा में जाने के बाद औरंगजेब उत्तराधिकार के संघर्ष में फंस गया और इधर शिवाजी अपना राज विस्तार का कार्य जारी रखा। मित्रों, आज की वीडियो इतनी ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका दूसरा भाग हम जल्दी ही आपके सामने ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको आगे भी बढ़ाएं, जिससे हमारे और बंधुओं को इसके विषय में विस्तार से ज्ञान प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम।